द मास्टर प्रकाश क्लासेस यूट्यूब चैनल आप सभी भावी अध्यापकों का स्वागत करता है। जो भी स्टूडेंट सुपर टेट के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर रहे हैं फटाफट जुड़ जाएं और अन्य साथियों को भी शेयर कर दें वीडियो, जिससे कि उनको भी प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने का मौका मिल सके। तो चलिए देर नहीं लगाते हैं और चलते हैं प्रैक्टिस सेट पर, जिसका पहला और दूसरा प्रश्न गद्यांश से लिया गया है। आप लोग इस गद्यांश को आराम से पढ़ लेंगे, क्योंकि कमेंट बॉक्स में आप लोग को भी उत्तर देते रहना है। उम्मीद है पढ़ लिए होंगे। अगले पेज पर चलते हैं। ठीक, ये भी पढ़ लिए होंगे। यदि नहीं पढ़ पा रहे हैं तो वीडियो को पॉज कर यानी रोक कर आराम से पढ़ लीजिए। तो चलिए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया। यहाँ पे देखिए, लिखा है व्यावहारिक जीवन में उपयोग में न आने वाली बातों को जानने या न जानने से फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इसमें क्या है, गद्यांश पढ़े हैं, बताइए कमेंट करके ऑप्शन कौन सा सही है। क्योंकि ये बातें व्यवहारिक जीवन को प्रभावित नहीं करती हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और अगला प्रश्न है आपका, कौन सा चित्रण के लिए उपयुक्त विशेषण नहीं है। मनोहारी, सौंदर्य, कलात्मक, सुंदर, ये ऑप्शन आपके हैं। तो यहाँ पे ये सौंदर्य जो है यही उपयुक्त विशेषण नहीं है, बाकी सभी हैं। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और नेक्स्ट प्रश्न है, तीसरा है, मिंकू खेल रहा है, यह किस प्रकार का वाक्य है। सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है, या इनमें से किसी प्रकार का वाक्य नहीं है ये। चलिए कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर को छाप दीजिए, बहुत अच्छे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला, तीसरे का जो है वो पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। ये मिंकू खेल रहा है, ये सरल वाक्य का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। और इसके साथ अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न, सही विराम चिन्ह वाला वाक्य कौन सा है। जैसे, जो पत्र आज आया है कहाँ है, उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा है। फिर है, जो पत्र आज आया है कहाँ है, ये है। या फिर जो पत्र आज आया है कहाँ है। नेक्स्ट, जो पत्र आज आया है कहाँ है। तो इसमें कौन सा सही है ये बताना है। बहुत अच्छा, प्रश्न नंबर पहला है बिल्कुल सही। यहाँ पे जो पत्र आज आया है, ये कामा लग गया है, उसके बाद कहाँ है यानी कि क्वेश्चन किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही ऑप्शन, इसलिए क्वेश्चन मार्क भी लगा है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, कौन सा शब्द सकर्मक क्रिया है। लिखना, हंसना, रोना, सोना। चलिए तो बताइए फटाफट पाँचवें का। तो यहाँ पे ये लिखना जो है ये सकर्मक क्रिया का उदाहरण है, बाकी सभी जो है अकर्मक क्रिया हैं। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा शब्द विशेषण है। होली, वाहन, व्यक्ति, काला। छठवें प्रश्न का ऑप्शन आपको बताना है, स्क्रीन पर आपके हैं। तो यहाँ पे ये काला शब्द जो लिखा गया है ये विशेषण है, क्योंकि ये अपने आप में एक कलर की बात या रंग के विषय में बता रहा है कि वह काला है। अगला सातवां प्रश्न है, इसमें कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है। जातिवाचक संज्ञा का तात्पर्य है कि किसी विशेष जाति के बारे में जो बताता है वो नहीं है, इसमें नहीं पूछा गया है। जैसे जवान, बालक, सुंदर, मनुष्य। तो यहाँ पे सी बिल्कुल सही। यहाँ पे सुंदर जो है ये गुणवाचक संज्ञा है। ठीक, क्यों, क्योंकि जैसे वह लड़की सुंदर है तो उस लड़की का गुण बताया जा रहा है, ना कि जातिवाचक। ठीक, बाकी जवान जो है ये जातिवाचक, बालक जातिवाचक और मनुष्य जो है ये जातिवाचक हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, जिसने गड्ढा खोदा वही गिरेगा। वाक्य में सर्वनाम का प्रकार पहचानना है। निजवाचक, संबंधवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक। बहुत अच्छा। तो यहाँ पे देखिए संबंधवाचक सर्वनाम है। क्यों, क्योंकि जिसने गड्ढा खोदा वही गिरेगा ना, तो यहाँ उसी से संबंध है उसका। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। और भी ऑप्शन सही होने के साथ नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें संयुक्त व्यंजन जो ज्ञा है वो किससे बना है। 9 नंबर का ऑप्शन बी। जो देखिए संयुक्त व्यंजनों की संख्या जो होती है वो कितनी होती है, 4 होती। चा, छा, ज्या और शा होता है, ज्ञा जो स्रा कहते हैं। तो यहाँ पे ज्ञा का पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सही होगा बी बिल्कुल। जा में जा के नीचे हलंत लग जाएगा और इया जो है ये इसका जो है व्यंजन से यही व्यंजन मिलकर बनते हैं। ऑप्शन नंबर जो है बी बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, नीचे वाक्य में कारक बताना है। वाक्य लिखा गया है, मैं काम से जा रहा हूँ। कारण कारक, अपादान कारक, संप्रदान कारक या फिर कर्म कारक।
तो यहाँ पे ये करण कारक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला सही हो जाएगा। देखिए करण का मतलब साधन होगा, तो यहाँ कोई काम से जा रहा है तो इसका मतलब साधन है उसके पास कोई ना कोई काम का, तो वो जा रहा है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला बिल्कुल करण कारक हो जाएगा। और इसी के साथ अगले प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट है, जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता है उन्हें क्या कहा जाता है? तो जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता है उनको देशज शब्द मान लिया जाता है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। जैसे लोटा हो गया, खटिया हो गया, ये सारे शब्द क्या है? देशज शब्द के अंतर आ गए। झाड़ू है, खिड़की है, लोटा, पेट, घोर, चहचहाना, बांस, ये सभी क्या हैं? देशज शब्द हैं जो अपने आप से आदमी बोल लेता है, जिसकी उत्पत्ति का कोई पता नहीं होता है। तो सी बिल्कुल सही ऑप्शन। अगला है, बे जो है ये उपसर्ग का प्रयोग कहाँ सबसे अनुचित होगा? जैसे बेफिक्र, बेफिजूल, बेचारा या फिर बेरोक टोक। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही होगा? कमेंट करके आप लोग बताएं। बहुत अच्छे। तो यहाँ फिजूल के आगे बे लग गया है तो बेफिजूल हो गया है। यहाँ पे यही उपसर्ग सबसे अच्छा और सबसे अनुचित है। बी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। और इसके साथ अगला, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को बताना है। चलिए, चलते रहने से अच्छा है कि अब विश्राम किया जाए। तो आप लोग बताइए, भाववाच्य है, कृतवाच्य है, कर्मवाच्य है, या इनमें से कोई नहीं? चलिए, ये क्वेश्चन आप लोग के लिए हम छोड़ रहे हैं, आप लोग को इसका आंसर देना है। चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये भाववाचक है। अगर आप लोग सेंटेंस को या वाक्य को अच्छे से पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। जैसे कह रहा है कि चलते रहने से अच्छा है कि अब विश्राम किया जाए। इसमें भाव आ रहा है ना, तो ऑप्शन पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ अगला प्रश्न है, इसमें कौन सा तत्पुरुष समास है? ग्रंथ रत्न है, गृहगत है, महादेव है, पंचवटी। 14 नंबर का प्रश्न, ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी बिल्कुल सही है। गृहावत जो है ये तत्पुरुष समास का ऑप्शन सही भी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें पूछा गया है कि कौन सा अलंकार है, और ये आपका जो पंक्ति लिखी गई है, कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराय जगवा पाए बौराय। इसका मतलब ये है, एक कनक का मतलब है धतूरा और दूसरे कनक का मतलब है सोने से। तो यहाँ पे एक को पाकर आदमी जो है खुश हो जाता है, मतलब जो है इतना खुश हो जाता है कि वैसे पागलपन उसको हो जाए। नेक्स्ट है दूसरा कनक का धातुरा जो होता है उसको खाने से आदमी पागल हो जाता है, यानी वहीं बौराने लगता है, इस प्रकार से कह सकते हैं। तो यहाँ पे ये कौन सा अलंकार है ये बताना है। बहुत अच्छा। तो ऑप्शन नंबर सी। तब तक आप लोग, जब तक हम क्वेश्चन के डेरिवेशन को करें तब तक आप लोग कमेंट बॉक्स में उत्तर को फटाफट लिख दिया करें। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। अगला प्रश्न है, पार्थिविक शब्द का संबंध किससे है? पार्थिविक शब्द का संबंध जो है वो संबंध आपका, जिसका संबंध पृथ्वी से है वही पार्थिविक कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, चलिए बहुत अच्छे। डी ऑप्शन सही होने के साथ अगले प्रश्न पे चलते हैं। वरिष्ठ शब्द का पर्यायवाची कौन सा है? वरिष्ठ शब्द का पर्यायवाची बताना है। तो यहाँ पे इसका तात्पर्य है चाहे बड़ा हो, चाहे श्रेष्ठ हो, चाहे कुलीन हो, इन शब्दों का ये वरिष्ठ का पर्यायवाची होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है बड़ा बिल्कुल सही हो जाएगा। वहीं पे बात करते हैं आगे, श्रद्धेय लिखा है तो इसका मतलब होता है पूज्य या फिर पूजनीय। और अगला शब्द जो पूजनीय लिखा है उसका मतलब है अर्चनीय। ठीक, नेक्स्ट है शिष्ट जो लिखा गया है उसका शिष्ट का मतलब सभ्य होता है। अगला है क्वेश्चन, काव्य में कितने रस माने जाते हैं? रसों की संख्या कितनी होती है काव्य में? तो रसों की संख्या जो होती है वो 9 मानी गई है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जो है आंसर होगा। और 9 रस इसमें माना गया है, जिसमें पहला रस, अगर सभी रसों को बता देते हैं, पहला रस है श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, वीर रस, रौद्र रस, भयानक रस, शांत रस, एवं विभत रस और अद्भुत रस। ये सभी 9 प्रकार के यहाँ से रस हैं। इसी प्रकार से 9 संख्या होगी। अगला प्रश्न लेते हैं, आंचल, मैला आंचल के लेखक के बारे में बताना है। तो ये 1954 में इसकी जो है लिखा गया था, और इसके लेखक जो हैं वो फणीश्वर नाथ रेणु जी हैं। ऑप्शन नंबर पहला ही बिल्कुल सही हो जाएगा। मैला आंचल के लेखक फणीश्वर नाथ रेणु जी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है, आवारा मसीहा के लेखक? अमृत राय, विष्णु प्रभाकर, राम विलास शर्मा या फिर मोहन राकेश। तो आवारा मसीहा के लेखक जो हैं वो
विष्णु प्रभाकर जी हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन, बी ऑप्शन सही होने के साथ इंग्लिश का पोर्शन शुरू होता है। इंग्लिश के पोर्शन को आप लोग को पता है, हम केवल आंसर को बताते हैं, आप लोग इसको आंसर क्वेश्चन को आंसर को पढ़ते चलिए और हमारे साथ मिलान करते चलिए। ये पोएट्री लिखी गई है, इस पोएट्री को आप लोग आराम से पढ़ लेंगे क्योंकि इसी पोएट्री से क्वेश्चन जो है बनेंगे आगे। ठीक, चलिए उम्मीद है पढ़ लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे लिखा है लाइक ब्लैक बर्ड इन द अबव लाइन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। तो यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे वो बताना है, हिंदी में इसको हम लोग जो अलंकार कहते हैं वो बताना है। ठीक, फिगर ऑफ स्पीच इसको कहते हैं इंग्लिश में। तो चलिए 21 नंबर का ऑप्शन नंबर जो सही होगा फटाफट वो पहला बिल्कुल सही ऑप्शन, यहाँ पे सिमिली है यानी यमक अलंकार है, सिमिली को यमक अलंकार कहते हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है 22 नंबर का प्रश्न है, आप लोग देखिए और आंसर को हम बताते हैं। तो यहाँ पे भी बिल्कुल सही ऑप्शन एज भरा जाएगा, यहाँ पे इंग्लिश एज वी हैड एक्सपेक्टेड। नेक्स्ट है 23 नंबर का प्रश्न। 23 नंबर प्रश्न में ऑप्शन नंबर जो सही है वो पहला बिल्कुल प्रेडिकेट सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 24 नंबर का, और 24 नंबर प्रश्न में यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक में क्या भरा जाएगा ये बताना है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे इफ भरा जाएगा। नेक्स्ट है 25 नंबर में, और इसमें ऑप्शन जो सही होगा वो पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, द यहाँ पे फिल किया जाएगा। ठीक, चलिए और इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। तो यहाँ पे पैराग्राफ्स लिखा गया है, इस पैराग्राफ्स को आप लोग आराम से पढ़ेंगे और पैराग्राफ्स पढ़ने के बाद जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसके क्वेश्चन को आंसर के रूप में कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है। उम्मीद है पढ़ लिए होंगे। बढ़ते हैं अगले पेज पे। बहुत अच्छे, तो ये भी पढ़ लिए होंगे, नहीं पढ़ पाए तो वीडियो को रोककर पढ़ सकते हैं। 26 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और इसका ऑप्शन जो सही होगा वो पहला ही बिल्कुल सही होगा, इन चेंज्ड बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है राइट द मैस्कुलिन फ्रॉम द डोय, यानी कि इसका जो है डोय का मैस्कुलिन यानी कि स्त्रीलिंग कौन सा है। 27 नंबर का प्रश्न, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बक होगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही। इसी के साथ कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी कि खाली स्थान को फिल करना है और इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पे अराउंड, लेट अस सिट अराउंड द टेबल एंड सॉर्ट आउट ऑफ आवर डिफरेंसेस, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल अराउंड सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 29 नंबर है और इसका ऑप्शन नंबर जो सही होगा वो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, योर सिंसियरली बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। और इसी के साथ 30 नंबर पे चलते हैं। 30 नंबर का भी प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, क्वेश्चन पर को पढ़िए। इसमें ग्रामेटिकली जो है इनकरेक्ट है, कोई गलत है उसको ढूंढना है आपको। तो यहाँ पे सी जो है बिल्कुल गलत है, बी वेंट नियर द स्टेशन। ठीक, तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ग्रामर की दृष्टि से सही, अच्छा माफ़ कीजिए, सी जो है प्रयुक्त वाक्य में ग्रामर की दृष्टि से सही है, बाकी अन्य सभी विकल्प प्रीपोजिशन से त्रुटि हैं। अच्छा, ये इसमें ग्रामेटिकल इनकरेक्ट बताना था, तो यहाँ पे सभी गलत हैं, बाकी ये सही है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी सही है, बाकी सब गलत हैं। क्या भाई क्या हो रहा है? अच्छा, यहाँ पे इनकरेक्ट को बताना है, यहाँ पे इनकरेक्ट नहीं करेक्ट कर लीजिए, कौन सा ग्रामेटिकली करेक्ट है। तो ये करेक्ट है, यहाँ पे इसको इस प्रकार से लिखिए, यानी इससे पहला ही, क्योंकि 3 ऑप्शन तो सही होगा नहीं, इसलिए एक ऑप्शन सही करना है, तो ये सही है, बाकी सभी गलत है। ठीक, चलिए बहुत अच्छे। सी ऑप्शन सही होने के साथ हम लोग अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न संस्कृत का सेम इंग्लिश की तरह होगा, इसमें हम लोग केवल आंसर को बताएंगे, आप लोग इसको मिलान करते चलिएगा। 31 नंबर का ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे ये गायक जो शब्द लिखा गया है इसमें जो है आयाद संधि का ये उदाहरण होगा, सी बिल्कुल सही ऑप्शन। नेक्स्ट है 32 नंबर का ऑप्शन बी बिल्कुल सही, यहाँ पे आजकल जो है ये अद्वितीय अव्यय का अर्थ होता है। नेक्स्ट है हरि शब्द का प्रथमा विभक्ति और बहुवचन का रूप कौन सा है। 33 नंबर का ऑप्शन बी पहला बिल्कुल सही ऑप्शन, यहाँ पे हरया बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ अगला पीताम्बर में कौन सा समास है। 34 नंबर का ऑप्शन सी बिल्कुल सही ऑप्शन यहाँ पे होगा, बहुब्रीहि समास। नेक्स्ट प्रश्न है और इसमें अत्युत्कृष्ट पद में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है। 35 नंबर का ऑप्शन 35 डी बिल्कुल सही, अति बिल्कुल सही है, यहाँ पे इसी उपसर्ग का यहाँ पे प्रयोग हुआ है, इसमें डी बिल्कुल सही हो जाएगा। और उसी के साथ 36 नंबर का प्रश्न है, आप लोग कमेंट करके बताइए इसका। जैसे वर्धमान पद में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। तो आप लोग को संस्कृत का प्रत्यय मालूम ही है, तो इसमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, चलिए फटाफट कमेंट करके बताइए। बहुत अच्छे, तो सी यहाँ पे सानच प्रत्यय लगा है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। अगला आय का उच्चारण स्थान कहाँ पे है।
यानी कि ए का उच्चारण स्थान जो होता है वो कहाँ से होता है, तो वो तालु से होता है। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, चलिए इसी के साथ अगला प्रश्न है। इसमें छणदा कड़ाह वाक्य में जो अछड़ा, अच्छा यहाँ अछड़ा काढ़ा लिखा गया है, तो यहाँ पे अछड़ा पद में किस विभक्ति का प्रयोग हुआ है। 38 नंबर का ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल तृतीय बिल्कुल सही हो जाएगा। तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है, यहाँ पे देखिए ये लिखा गया है, ये सूक्ति जो लिखी गई ये कहाँ से ली गई है, रघुवंशम से या फिर नैषधीय चरितम से, नेक्स्ट अभिज्ञान शकुंतलम से, या फिर उत्तर रामचरित्रम से। तो ये जो लिया गया है ये अभिज्ञान शकुंतलम से लिया गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न है 40 नंबर का, ये आप लोग इसको पढ़ेंगे और इसको पढ़ने के बाद यहाँ नीचे जो क्वेश्चन दिख रहा है इसका आंसर देंगे। जिसे कहा हिमालय प्रवाहित, यानी हिमालय से क्या प्रवाहित होता है। 40 नंबर का प्रश्न है, तो फर्स्ट ऑप्शन गंगा जो है, गंगा लिखा गया है, गंगा ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, चलिए बहुत अच्छा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला बिल्कुल सही। और इसके साथ विज्ञान का प्रश्न अब यहाँ से स्टार्ट होता है। हम लोग इसके डेरिवेशन के साथ यानी डिक्लेयर के साथ इसको कवर करेंगे। तो चलिए पहला प्रश्न है कि किस रसायनों का, कौन सा एक रसायनों का समूह है जो कोशिका विभाजन और पौधों के गठन को प्रभावित करते हैं। 41 नंबर का प्रश्न, ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला ही सही हो जाएगा। ये साइटोकाइनेसिस जो होते हैं यही रासायनिक समूह है जो कोशिका विभाजन में पौधों को गठन करने में इसको विभाजित करते हैं। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी परमाणु के उच्चतम ऊर्जा स्तर में स्थित इलेक्ट्रॉनों को क्या कहा जाता है। तो इसमें जो कहा जाता है वो संयोजकता इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर सी कहा जाता है। नेक्स्ट है कि एक वस्तु उस समय स्थित संतुलन में होती है जब वह जो है एक समान वेग से चलती रहती है। क्या है, एक समान वेग से चलती रहती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन इसका होगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। इसमें पूछा गया है कि किस एक समतल सतह के माध्यम से सतह के लिए समान चुंबकीय प्रवाह घनत्व और सतह का क्षेत्र का गुणज होता है। तो ये जो है वो कौन सा है, तो ये चुंबकीय प्रवाह है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन। इसी के साथ अगला प्रश्न है कि किस दवा का वेदना से राहत पाने के लिए प्रयोग किया जाता है। चलिए आप लोग बताइए फटाफट। बहुत अच्छा, तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही। यहाँ पे मेट्रेमोडाल जो है यही वेदना से राहत पाने के लिए इस दवा का प्रयोग किया जाता है। बी बिल्कुल सही ऑप्शन। और अगला प्रश्न है, सामान्यतः सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक के नाम से किसे जाना जाता है। तो ये जो है एंटोनी फिलिप्स व वान ल्यूएनहॉक को माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन। और यहाँ पे वान ल्यूएनहॉक जो है ये जो है कोशिकाओं को, जीवित कोशिकाओं की खोज इनके द्वारा ही किया गया है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी इस प्रश्न का बिल्कुल सही ऑप्शन। अगला प्रश्न है, किसे संश्लेषित रबर कहते हैं। संश्लेषित रबर जो है नियोप्रिन को कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो है सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। नियोप्रिन को संश्लेषित रबर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, एक लिफ्ट में एक समान वेग के साथ नीचे जा रही है। एक लिफ्ट जो एक समान वेग से नीचे जा रही है उसमें किसी व्यक्ति को स्पष्ट वजन जो होता है वो कैसा महसूस होता है। घटता महसूस होता है, बढ़ता महसूस होता है। अच्छा, क्वेश्चन तो ऑप्शन दूसरे प्रकार से लिखा गया है। एक वजन से अधिक जब व्यक्ति स्थिर रहता है, या फिर उससे दोगुना वजन जब व्यक्ति स्थिर रहता है, उस वजन से कम जब व्यक्ति स्थिर रहता है, या उसी के बराबर का वजन जब व्यक्ति स्थिर रहता है। यहाँ पे मेरे कहने का तात्पर्य वही था, बस यहाँ पे ऑप्शन दूसरे प्रकार से लिखा गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल सही। उस वजन से कम जब व्यक्ति स्थिर रहता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। जब नीचे की ओर जा रही होती है तो कम महसूस होता है, लेकिन यही लिफ्ट जब ऊपर जाती है तो अधिक भार महसूस होता है। ठीक, क्लियर हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन आपको हो जाएगा। ये दोनों प्रश्न उलट फेर करके पूछा जाता है हमेशा परीक्षाओं में, इसलिए ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न ले लेते हैं। और अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। इसमें आरएनए का प्राथमिक कार्य क्या होता है।
राइबोसोम न्यूक्लिक एसिड, इसका पूरा नाम जो है ये होता है। और इसका प्राथमिक कार्य जो है, ये प्राथमिक कार्य इसका जो है वो प्रोटीन संश्लेषण का है। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के यही जो आरएनए वायरस में अनुवांशिक वाहक होता है और इसी में यानी आरएनए में ही केंद्रक पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है, इसमें पूछा गया है कि उच्च सांद्रता के क्षेत्र से उसकी कम सांद्रता वाले क्षेत्र की तरफ एक कोशिका झिल्ली के माध्यम से होने वाले अणुओं के संचालन को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे उसको जो कहा जाता है वो सी बिल्कुल सही, सक्रिय आवागमन कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। और यहाँ पे गणित का पोर्शन आया, गणित के पोर्शन को हम लोग स्किप करते हैं क्योंकि हमारे पुराने भी विद्यार्थी जो हैं उनको क्लियर है, नए जो है उनको बता देते हैं। अगर आप लोग को इसको सॉल्व करना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल द मास्टर प्रकाश क्लासेस पर जाकर आप लोग फॉलो कर लीजिए, सर्च करके वहाँ से इसके सारे PDF 150 प्रश्न का PDF आपको वहाँ से मिल जाएगा और आप लोग आराम से सॉल्व कर लीजिए। और अगर नहीं सॉल्व करना चाहते हैं तो सर के द्वारा प्रत्येक प्रैक्टिस सेट का ये जो सुपर टेट का मैथ्स है वो और पूरा डिटेल के साथ पढ़ाया जा रहा है, वहाँ से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, क्लियर हो गया होगा। एक बार पुनः याद दिला दें कि हमारे टेलीग्राम चैनल द मास्टर प्रकाश क्लासेस को आप लोग सर्च करके फॉलो कर लीजिए और वहाँ से आप जो है इसकी प्रैक्टिस सेट को पूरा 150 प्रश्न का प्रैक्टिस सेट आपको मिलेगा और सॉल्व कर सकते हैं वहाँ से खुद ब खुद। ठीक, चलिए यहाँ पे अगर आपको प्रश्न आ गया है, इसमें एक तरफ बाजार का प्रकार लिखा गया है, दूसरी तरफ जो है विक्रेताओं तथा क्रेताओं की संख्या लिखी गई है और नीचे जो है कूटनीति का ये प्रश्न है, इसमें बताना है। चलिए, अल्पाधिकार जो होते हैं ये किस प्रकार की क्रेताओं या विक्रेताओं की संख्या होती है? तो चलिए देख लेते हैं। प्रश्न अच्छा है, कमेंट में आप लोग को बताना है। सबसे पहले इसके ऑप्शनों को हम लोग मिलान कर लेते हैं जिससे कि ये आसान हो जाए। ठीक, तो यहाँ पे चलिए मिलान कर लेते हैं। जैसे एकाधिकार बाजार में जो है एक क्रेता होता है, तो यहाँ पे देखिए एकाधिकार दूसरे में लिखा गया, इसमें एक क्रेता होता है, परंतु अत्याधिक क्रेता, एक मिनट, तो यहाँ पे अल्पाधिकार भी ये बी से मिलान कर देंगे और एकाधिकार को जो है सी से मिलान कर देंगे, वहीं पूर्ण पद को मिलान कर देंगे अत्याधिक क्रेता एवं विक्रेता एवं क्रेता से। तो इस प्रकार से हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला ही बिल्कुल सही होगा। ठीक, चलिए इसी के साथ अगला प्रश्न है और अगला प्रश्न है, न्याय सूत्र किसने लिखी है? एक पुस्तक है, न्याय सूत्र लिखा गया है, किसके द्वारा लिखी गई? व्यास के, गौतम के, कपिल के, चरक के। तो ये जो है चरक के द्वारा, गौतम के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन नंबर जो है बी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। और न्याय सूत्र की बात करते हैं तो भारतीय दर्शन का प्राचीन ग्रंथ है ये, जिसके रचयिता क्षयपाद गौतम, इनका पूरा नाम है, इन्हीं के द्वारा ये लिखी गई है। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही। और नेक्स्ट प्रश्न है, मेरियाना गर्त पृथ्वी के पानी से सबसे अधिक गहरा गर्त है, यह किस महासागर में स्थित है? तो मेरियाना तो गर्त सबसे गहरा गर्त है ही, जिसकी गहराई जो है 11,033 किलोमीटर नीचे, 11,033 मीटर है। ठीक है, नीचे है। और ये जो महासागर में स्थित है उस महासागर का नाम है प्रशांत महासागर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही। और प्रशांत महासागर ही सबसे बड़ा भी महासागर भी है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, डी ऑप्शन सही होने के साथ अगला प्रश्न है, संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? तो यहाँ पे जो समय लगा था वो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही हो जाएगा। इजी प्रश्न है, इसलिए थोड़ा तेज़ी के साथ हम लोग कर रहे हैं। अगला प्रश्न है और ये कटा हुआ है, लेकिन इसमें हम बता दें कि 1828 में जो चांदेरी और यहाँ पे जो लिखा गया है राजपूतों की जो युद्ध हुआ था उसमें कौन हारा था, ये बताना है। तो यहाँ पे बाबर हारा था। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? डी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। भाई रोकना।
बनाया हो? तो यहाँ पे हम लोग इसके बारे में जो पढ़ रहे हैं, जैसे खानवा युद्ध के पश्चात जब राजपूतों की शक्ति पूरी तरह से नष्ट हुई थी, इसलिए 1528 में बाबर ने चांदेरी का युद्ध जो है शेष राजपूतों के खिलाफ लड़ लिया था। इसलिए इस युद्ध में राजपूतों की सेना का नेतृत्व जो किया था वो मेदिनी राय के द्वारा किया गया था। और इस युद्ध में मेदिनी राय ने बाबर की जो है अधीनता को स्वीकार कर लिया था, यानी कि किसकी जो है हार हुई थी, मतलब यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा, राजपूतों को हराया था यहाँ पे लिखा गया है, तो बाबर ने हराया था, ठीक, यानी कि मेदिनी राय ने इनकी स्वाधीनता को मान लिया था। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, आल्पस पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है? तो ये जो स्थित है वो यूरोप महाद्वीप में स्थित है। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। ये यूरोप की सबसे बड़ी पर्वतमाला है और ये दक्षिण पश्चिम से पूर्व की ओर चलने वाली यह पर्वत श्रेणी लगभग 1200 किलोमीटर लंबी है और 8 यूरोपीय देशों में इसका फैलाव भी है। ऑप्शन नंबर पहला यूरोप बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें भी आप लोग को मिलान करना है। चलिए, क्वेश्चन दिख रहा है, नीचे ऑप्शन भी दिख रहा होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 77 का जो सही होगा वो पहले मिलान कर लेते हैं। पहले मिलान करते हैं, पहले के बी से मिलान कर देंगे और उसके साथ निजीकरण जो है उसको सी से मिलान कर देंगे और उदारीकरण जो है वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर जो प्रतिबंध कम करना या हटाना की प्रक्रिया होती है उसको उदारीकरण कहते हैं, इससे मिलान कर देंगे। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, पहले का बी, दूसरे का सी, तीसरे का ए। क्लियर? तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही होने के साथ अगले प्रश्न पे चलते हैं और इसमें है कि कौन सा मुग़ल शासक अशिक्षित था? तो ये तो सभी को मालूम है कि जो मुग़ल शासक पढ़ा लिखा नहीं था वो कौन था। बहुत अच्छा प्रश्न है और ये अक्सर परीक्षाओं में आपके देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे अकबर जो था ये बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं था, यानी अनपढ़ था, निरक्षर जिसको कहते हैं, अशिक्षित जिसको कहते हैं। सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न है, मलक्का जलडमरू मध्य यानी कि मलक्का जल संधि जो है किन दो भूभागों को अलग करता है? बहुत अच्छे प्रश्न हैं। तो यहाँ पे मलक्का आपका जो ये जलडमरू मध्य है या जल संधि है, ये मलय प्रायद्वीप और इंडोनेशिया का द्वीप है और ये सुमात्रा को अलग करता है। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, यानी इंडोनेशिया और सुमात्रा को जो है ये अलग करता है। यहाँ पे एक द्वीप दोनों हैं, ये इन दोनों को अलग करता है, ठीक, क्लियर। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सिक्किम से गुजरने वाला अच्छा अंश किससे और गुजरता है? तो ये राजस्थान से, यानी सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश राजस्थान से भी होकर गुजरता है। ऑप्शन नंबर जो है बी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। इसी के साथ अगला प्रश्न है शिक्षण कौशल से, ये 81 से 90 है। इसमें हम लोग पहला प्रश्न जब देखेंगे यानी 81 नंबर का प्रश्न, तो इसमें आप लोग कमेंट करके बताएंगे शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? तो शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य जो है वो बच्चों को सर्वांगीण विकास उपलब्ध कराना और व्यक्तियों के व्यक्तित्व की प्रतियोगिताओं का विकास करना। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही ऑप्शन इसका होगा। सर्वांगीण विकास जहाँ भी कहीं होगा ये हमेशा शिक्षा से बच्चों के लिए सबसे महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट माना जाता है, ये ध्यान रखिएगा। इसी के साथ अगला प्रश्न है कि सर्वोत्तम कथन कौन सा है? अच्छा, दो ही ऑप्शन यहाँ पे है, ठीक, चलिए। तो ऑप्शन नंबर इसका जो सही होगा 82 नंबर का वो ऑप्शन नंबर जो सही है वो सी बिल्कुल सही ऑप्शन, लेकिन सी है नहीं, लेकिन हम इसको बता देते हैं कि एक अच्छा या सर्वोत्तम कथन जो होता है वो एक अच्छा अध्यापक सदैव बच्चों को सीखने के लिए क्या करता है? प्रेरित करता रहता है, ठीक है। चलिए,
ठीक, तो यहाँ पे ये सदैव प्रदर्शन, एक मिनट, सी है, मैंने बोला था सी ऑप्शन जो है विद्यार्थियों को सदैव सीखने के लिए प्रेरित करता रहता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। क्लियर हो गया। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का तात्पर्य क्या है? 83 नंबर का प्रश्न है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। यहाँ पे जो शैक्षिक एवं शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन है, ये सतत व्यापक मूल्यांकन से या व्यापक मूल्यांकन का शब्दावली से तात्पर्य है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके साथ अगला प्रश्न है, इसमें पूछा गया है कि शिवानी द्वारा पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर शिक्षक तत्काल नहीं दे सकता है, शिक्षक की प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? चलिए देखते हैं। वैसे एक शिक्षक के रूप में यदि आप कार्यभार देख रहे हैं तो आपको ये करना चाहिए कि शिक्षक द्वारा इस प्रश्न का सही उत्तर बाद में उसे समझाकर दे देना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, पुनर्बलन कौशल के घटक कौन से हैं? तो ये उपयुक्त सभी हैं, जैसे पुनर्बलन का समुचित उपयोग करना या फिर हाव भाव तथा अन्य शाब्दिक संकेतों का प्रयोग। नेक्स्ट है प्रशासनात्मक कथनों पर या कथनों का प्रयोग करना। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी सही होगा। और इसके साथ अगला प्रश्न है कि निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा संविधान के किस अनुच्छेद में आती है? ये भी इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। 86 नंबर का प्रश्न है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बात करते हैं सर्व शिक्षा अभियान के तहत जो 2001 में इसकी शुरुआत की गई थी और इसको लागू 2009 या 10 में इसको जो है गठन तो 2009 में हुआ था, लागू 2010 से हुआ है। सर्व शिक्षा अभियान 2014 माफ़ कीजिए 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए संविधान में 21A में ये दिया गया है। ऑप्शन नंबर पहला ही बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, जिला प्राथमिक कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? तो जिला प्राथमिक कार्यक्रम जो प्रारंभ किया गया 1997 में। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न है, छात्रों को ठीक, शाबाश, बहुत अच्छा कहना क्या होता है? तो यहाँ पे ये सब कहना सकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन का ये अर्थ होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन। नेक्स्ट 89 नंबर, वर्तमान समय में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? सुगमकर्ता, ज्ञान देने वाले की, सुगमकर्ता की, मित्र की, प्रबंधक की। तो यहाँ पे सुगमकर्ता के रूप में वर्तमान में एक शिक्षक का जो है भूमिका होती है। ऑप्शन नंबर जी जो है बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसी के साथ अगले प्रश्न पे चलते हैं, कलकत्ता मदरसा किस सन में खुला था? तो ये 1781 में ही इसकी स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर जो है पहला बिल्कुल सही ऑप्शन। और ये गवर्नर जो प्रथम गवर्नर थे वारेन हेस्टिंग, उनके समय में यह उनके द्वारा खोला गया था, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बाल मनोविज्ञान का प्रश्न है। इसमें पूछा गया है कि प्रतिभाशाली होने का संकेत कौन सा नहीं है? तो देखिए, दूसरों के साथ जो लड़ाई झगड़ा करते हैं वो प्रतिभाशाली की श्रेणी में नहीं आते हैं। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न है, विशिष्ट बालकों की शिक्षा हेतु शिक्षक को ध्यान में क्या रखना चाहिए? तो यहाँ पे सी ऑप्शन, व्यक्तिगत आवश्यकताओं और समस्याओं पर ये ध्यान में रखना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन। और 93 नंबर, एक कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नता के क्षेत्र में क्या कर सकते हैं या क्या हो सकता है? सीखने के क्षेत्र में होता है, रुचि के क्षेत्र में होता है, चरित्र के क्षेत्र में होता है, इन सभी में होता है। 93 नंबर का प्रश्न है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इन सभी क्षेत्रों में व्यक्तिगत भिन्नताओं का क्षेत्र हो सकता है या कह सकते हैं। ऑप्शन डी सही होने के साथ अगला प्रश्न है। और अगला प्रश्न है, एक बच्चा एंट को ANT को TAN या स्टार्ड को स्टार्टेड में अंतर नहीं कर पाता है, तो इसे आप क्या कह सकते हैं? डिस्मोफोरिया, डिसलेक्सिया, डिस्कैल्कुलिया या फिर डिस्ग्राफिया। यानी उसको उच्चारण में कठिनाई होती है। तो जो उच्चारण में जब कठिनाई होती है तो वहाँ पे डिसलेक्सिया होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न है, प्रयत्न और भूल विधि से सबसे अधिक महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? तो ये प्रयत्न है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ अगला, सीखने का अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसने दिया था या किसके द्वारा ये प्रतिपादित किया गया था? तो ये
गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिकों के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन। अगर यहाँ पे नाम दिया हो गया होता तो नाम में कोहलर हो गए होते, ठीक, ये सभी जो है इन्हीं के अंतर्गत आते, लेकिन यहाँ पे नाम न दे करके गेस्टाल्टवादियों को दिया गया है, तो सी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। और गेस्टाल्टवादी के जनक के रूप में अगर मानते हैं हम लोग तो यहाँ पे सर जॉन वर्दीमन एक मनोवैज्ञानिक थे, उन्हीं को माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, विकास की शुरुआत कहाँ से होती है? देखिए, विकास की शुरुआत जो होती है, इसकी शुरुआत जो है गर्भावस्था से लेकर के जो है शैशवावस्था यानी 18 साल की उम्र तक, जब तक बालक नहीं हो जाता है तब तक उसकी विकास की और शुरुआत। अच्छा, शुरुआत विकास का शुरुआत कहाँ से होता है? तो ये जो है शैशवावस्था दिया गया है, परसों के पूर्व यानी गर्भावस्था जब होता है तभी से होता है। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे परसों पूर्व लिखा गया, यानी कि जब बच्चा गर्भ में है तभी से उसका विकास शुरू हो जाता है, ठीक। और ये चलता कब तक है? तो ये जो है किशोरावस्था तक चलती है, यानी विकास जो बाल्यावस्था की जो है वो होती है। वैसे विकास तो लगभग कह सकते हैं कि हमेशा चलती है, ठीक। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। और इसके साथ अगला प्रश्न हम लोग जब लेते हैं तो इसमें लिखा गया है कि कम सुनने वाले बच्चों के चेहरे पर दिखने वाली प्रमुख हताशा कौन सी होती है? तो यहाँ पे उनके चेहरे पे जो हताशा होती है और दूसरे के साथ जानकारी साझा करने में जो होती है असमर्थता होती है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही इस प्रश्न का। और अगला प्रश्न है, पावलोव ने अपने क्लासिकल अनुबंधन में निम्नलिखित किस पर प्रयोग किया था? पावलोव ये शास्त्रीय यानी क्लासिकल, उसको जिसको हम लोग शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत कहते हैं, उसी को इंग्लिश में क्लासिकल अनुबंधन का सिद्धांत या थ्योरी कहा गई है। और इन्होंने जो प्रयोग किया था वो कुत्ते पर अपना प्रयोग किया था। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और पहले माफ़ कीजिए, सी बिल्कुल फिर सी निकल रहा है, ए बिल्कुल सही ऑप्शन होगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है, अधिगम की प्रयत्न एवं भूल विधि से सबसे अधिक महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? लक्ष्य है, प्रेरणा है, क्रिया है, अभ्यास है। 100 नंबर का ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही। यहाँ पे प्रेरणा जो होती है यही आदमी के प्रयत्न और भूल विधि से सबसे अधिक महत्वपूर्ण कारक होता है, बी बिल्कुल सही ऑप्शन। और नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे समसामयिक की घटना यानी कि घटना चक्र और जीके के प्रश्न यहाँ पे आपको 1 से 30 प्रश्न तक देखने के लिए मिलेंगे। और इसको हम लोग थोड़ा तेज़ी के साथ करेंगे, आप लोग केवल आंसर को मिलान करते रहिएगा और याद करते रहिएगा, जिससे आप लोग का रिवीजन होता चले, ठीक। चलिए पहला ही प्रश्न यानी 101 नंबर का, इसमें बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक कौन हैं? तो ये कैलाश सत्यार्थी हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन। बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक कैलाश सत्यार्थी जी हैं, लेकिन यह भारतीय बाल अधिकार कार्यकर्ता भी रहे हैं। इन्होंने 1980 में बचपन बचाओ आंदोलन की शुरुआत की थी और इन्हें जो है 2014 में, सत्यार्थ कैलाशी को मालूम ही है 2014 में क्या मिला था, 2014 में इनको जो है नोबेल पुरस्कार, शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और जो है इन्होंने जो ये आंदोलन छेड़ा था, वो आंदोलन कब छेड़ा था, मतलब शुरू किया था 1980 में, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, कलारी पायट किस राज्य का मार्शल आर्ट है? कलारी पट्टू, सीधा पढ़िए, कलारी पायट लिखा गया है इसलिए कंफ्यूज हो जाएंगे, कलारी पट्टू है किस राज्य का मार्शल आर्ट है? तो ये जो है केरल का है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ का जो है कब अस्तित्व में आया? यूएनओ जो है, यूएन यूनाइटेड नेशनल कब जो है अस्तित्व में आया? तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल 1945। ऑप्शन नंबर जो है डी बिल्कुल सही ऑप्शन। अगला प्रश्न है, शिवकुमार शर्मा किसके प्रसिद्ध वादक हैं? तो ये संतूर वादक हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही, बहुत अच्छे, सी ऑप्शन सही होने के साथ नेक्स्ट पे चलते हैं। और अगला प्रश्न आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है, चलिए फटाफट कमेंट कर दीजिए, किस स्मारक को भारत का राष्ट्रीय स्मारक कहते हैं? तो यहाँ पे ये इंडिया गेट जो है इसी को ही राष्ट्रीय स्मारक के रूप में भारत का राष्ट्रीय स्मारक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही ऑप्शन। और ये दिल्ली में जो है ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है कि सभी दैनिक समाचार पत्र हैं केवल एक को छोड़कर, द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडिया टुडे या फिर द इंडियन एक्सप्रेस? 106 नंबर ऑप्शन नंबर यहाँ पे द हिंदू टाइम्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द इंडियन एक्सप्रेस दैनिक समाचार पत्र हैं, जबकि इंडिया टुडे एक पाक्षिक पत्रिका है, पाक्षिक पत्रिका है इंडिया टुडे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही ऑप्शन। समाचार पत्र और पत्रिका में दोनों में अंतर होता है, क्लियर कर लीजिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है, बेटन कप किस खेल से संबंधित है?
बेटन कप किस खेल से संबंधित है? तो ये हॉकी से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है कि किसको विश्व बैंक भी कहा जाता है? किसको विश्व बैंक भी कहा जाता है? तो यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक को ही विश्व बैंक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही ऑप्शन। और विश्व बैंक का बहन जो कहा जाता है वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF को कहा जाता है, यानी कि ये जिसको जुड़वा बहन कहते हैं या इसी की बहन कहा जाता है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, भी बिल्कुल सही ऑप्शन। अगला प्रश्न है प्लेइंग इट माई वे पुस्तक के लेखक का नाम बताना है। सचिन तेंदुलकर, BBS लक्ष्मण, सौरभ गांगुली, चेतन भगत। तो ये पहला ऑप्शन बिल्कुल सचिन तेंदुलकर का ये पुस्तक है। प्लेइंग इट माई वे पुस्तक के लेखक सचिन तेंदुलकर जी हैं, जो हमारे महान क्रिकेटर के रूप में जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही ऑप्शन। अगला प्रश्न है कौन सा उत्पादक संघ कार्टेल का उदाहरण है? उत्पादक संघ जिसको कार्टेल कहा जाता है उसका उदाहरण कौन सा है? तो ये पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संघ जो है, जिसको ओपेक कहा जाता है, यही कार्टेल का संघ है। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ अगला प्रश्न उत्तर प्रदेश प्रथम महिला यानी उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन रही? तो अच्छा प्रश्न है। यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल सही, सुचेता कृपलानी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल डी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इन्होंने जो कार्यभार संभाला 1963 से 67 तक उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला है। 1963 से लेकर 1967 तक। ठीक, चलिए बहुत अच्छे। यहाँ पे डी बिल्कुल सही ऑप्शन। इसी के साथ अगला प्रश्न है BC राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये जो दिया जाता है वो चिकित्सा के क्षेत्र में। सी बिल्कुल सही ऑप्शन। अगला प्रश्न है भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? यानी सर्वोच्च वीरता पुरस्कार जो है भारत का, वो अपना परमवीर चक्र है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। और वे बात करते हैं सर्वोच्च परमवीर चक्र की, तो ये उच्च कोटि की सूरवीरता एवं त्याग के लिए प्रदान किया जाने वाला यह सर्वोच्चम सैन्य अलंकरण होता है। ऑप्शन डी सही होने के साथ अगला प्रश्न है पुलित्जर। देखिए प्रित्जर और पुलित्जर और दोनों अलग अलग है। यहाँ पे पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र के असाधारण कार्य के लिए दिया जाता है, ये बताना है। तो यहाँ पे सी बिल्कुल सही ऑप्शन। साहित्य और पत्रकारिता के लिए ही पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है। ऑप्शन नंबर जो सही हो जाएगा वो सी बिल्कुल सही ऑप्शन। और ये जो है कोलंबिया विश्वविद्यालय जो अमेरिका में स्थित है, उसी के द्वारा ये प्रदान किया जाता है। ये भी ध्यान रखिएगा, सी बिल्कुल सही ऑप्शन। अगला प्रश्न है बी साई प्रणीत जो है किस खेल से संबंधित है? तो इनका संबंध जो है वो बैडमिंटन से है। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही ऑप्शन। अगला प्रश्न है सही जोड़ा बताना है, कौन सा सही जोड़ा है? तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है ये अच्छा सही जोड़ा नहीं बताना है, तो डी ऑप्शन सही नहीं है। नंदलाल बोस बांसुरी वादक हैं, तो ये गलत है। ठीक, ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा सही होगा? डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है किस लेखक द्वारा अनुभवी अभिनेत्री रेखा की जीवनी रेखा द अनटोल्ड स्टोरी लिखी गई है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 117 का पहला ऑप्शन यासीर उस्मान बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। और इसी के साथ नेक्स्ट 118 प्रश्न नंबर है कौन सा देश अपने प्रसिद्ध पर्यटन स्थल से मेल नहीं खाता है? तो यहाँ पे ये श्रीलंका जो पद्मनाभ स्वामी मंदिर है ये इससे मेल नहीं खाता है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन, बाकी सभी खाते हैं। और ये बात करते हैं पद्मनाभ स्वामी मंदिर जो ये भारत के केरल राज्य के तिरुवनंतपुरम में भगवान विष्णु के लिए प्रसिद्ध मंदिर हिंदुओं का है और ये यहीं पे स्थित है। ये भी ध्यान रखिएगा, डी बिल्कुल सही ऑप्शन। इसी के साथ अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में कौन सा युग्म सही है? यहाँ पे 3 ऑप्शन लिखे, जैसे ग्रीष्म ओलंपिक 2020 टोक्यो में हुआ, ग्रीष्म ओलंपिक 2016 रियो डी जेनेरियो में हुआ, ग्रीष्म ओलंपिक 2012 लंदन में हुआ। तो यहाँ पे कौन सा सही नहीं है? तो देखिए अभी बात करते हैं ग्रीष्म ओलंपिक 2022 की, तो 2020 में न होकर 2021 में हुआ था टोक्यो ओलंपिक। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है इसका डी बिल्कुल सही हो जाएगा, सभी सही है। यहाँ पे था तो 20 का ही, लेकिन हुआ कितने में? 21 में, लेकिन ये लिखा तो इसी को जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो है डी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। डी ऑप्शन सही होने के साथ नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। यहाँ पे लिखा गया है अखाड़ा दी थायराइड्स बायोग्राफी ऑफ महावीर सिंह फोगाट के लेखक कौन हैं?
तो इसके लेखक जो हैं वो सौरभ दुग्गल हैं। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही है ऑप्शन। इसी के साथ अगला प्रश्न है, मिलान करना है, एक तरफ ट्रॉफी है एक तरफ खेल है। ईरानी ट्रॉफी किस खेल के लिए दिया जाता है, ये बताना है। बहुत अच्छा। तो यहाँ पे ईरानी ट्रॉफी जो दिया जाता है वो क्रिकेट खेल के लिए दी जाती है। संतोष ट्रॉफी की बात करते हैं तो फुटबॉल के लिए दी जाती है। उसके बाद अजलान कप जो है, शाह कप जो है, ये हॉकी के लिए दी जाती है। तो यहाँ पे बी बिल्कुल, एक मिनट, हाँ बी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। मैंने जो मिलान किया बी बिल्कुल सही है। ठीक, चलिए बी ऑप्शन सही होने के साथ अगला प्रश्न है कि इसमें तमिलनाडु में जल्लीकट्टू किस त्यौहार का एक हिस्सा है। ओणम का, पोंगल का, तनुंजलि का, हम्पी का। नतुंजलि है ये, सी ऑप्शन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सही है बी बिल्कुल, ये पोंगल का जो है जल्लीकट्टू, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही ऑप्शन। और ये जो है तमिलनाडु के ग्रामीण इलाकों में एक परंपरा खेल के रूप में मनाया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक, यह प्रतिवर्ष 14-15 जनवरी के दिन मनाया जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 2016 का द हिंदू पुरस्कार जीतने वाली किताब जिन्नाह ऑफन केम टू आवर हाउस के लेखक कौन हैं। तो इसके लेखक जो है किरण दोषी जी हैं। ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो जाएगा। इसी के साथ 24 नंबर प्रश्न 124, महाबलीपुरम स्थित काश्मीर शैल मंदिरों का जो प्रसिद्ध नाम है वो क्या है। तो इसका जो प्रसिद्ध नाम है वो रथ नाम है। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ अगला प्रश्न है। इस प्रश्न में पूछा गया है कि बुरादे से ढकी हुई बर्फ़ जल्दी से क्यों नहीं पिघलती है। चलिए फटाफट आप लोग जवाब दीजिए। बुरादे से जो बर्फ़ ढकी जाती है वो जल्दी से क्यों नहीं पिघलती है, ये बताना है। इसका कारण ये है कि बुरादा जो है हीट का संकुचन यानी कुचालक होता है, जिसके कारण बुरादे में जो है बुरादे से ढकी हुई बर्फ़ जल्दी नहीं पिघलती है, इसलिए सी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन। ये बुरादा जो होता है उसमें का कुचालक होता है, सी बिल्कुल सही ऑप्शन। अगला प्रश्न है जल चौगान जिसको पोलो कहते हैं, एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, यानी चौगान में पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं एक टीम में। तो खिलाड़ियों की संख्या इसमें 7 होती है, सी बिल्कुल सही ऑप्शन। अगला प्रश्न है लावणी लोक नृत्य भारत के किस राज्य में संबंधित है। तो ये जो संबंधित है वो महाराष्ट्र से संबंधित है, फर्स्ट बिल्कुल सही ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है आज़ाद बचपन की ओर नामक पुस्तक किस लेखक द्वारा लिखी गई है। तो ये जो लिखी गई है फर्स्ट ऑप्शन कैलाश सत्यार्थी के द्वारा लिखा गया है। तो इसमें 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। और बचपन बचाओ आंदोलन भी इन्हीं के द्वारा 1980 में चलाया गया था। ठीक, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सही होगा पहला बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट प्रश्न है एगमार्क क्या है, एगमार्क का तात्पर्य क्या है। तो एगमार्क का तात्पर्य है कि किसी भी वस्तु की गुणवत्ता की मोहर जो लगी होती है उसी को एगमार्क कहा जाता है, डी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है नासिक में कुंभ मेला किस नदी के किनारे या किस नदी के तट पर लगता है। ताप्ती नदी, नर्मदा नदी, कोयना नदी, गोदावरी नदी। बहुत अच्छे। तो ये गोदावरी नदी के तट पर लगती है और नासिक में यही गोदावरी नदी भी बहती है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन। और यहाँ से अगला प्रश्न जो है ये तार्किक यानी कि रीजनिंग का प्रश्न है। रीजनिंग के क्वेश्चन को हम लोग आंसर बताते हैं, इस पर आप लोग इसको सॉल्व करिएगा। यहाँ पे बी ऑप्शन पिता आएगा, इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा 31 नंबर में। 32 नंबर की बात करते हैं तो 32 नंबर में काबुल अफगानिस्तान की राजधानी है, वहीं पर राजधानी है उसका जोड़ा और देश का जोड़ा कौन सा सही होगा ये बताइए। चलिए 32 नंबर का सी बात करते हैं तो चीन जो है बीजिंग की राजधानी, चीन की राजधानी बीजिंग है, तो यहाँ पे ये फिल हो जाएगा। अगला प्रश्न है 33 नंबर का प्रश्न है और इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो सी ऑप्शन 57 यहाँ पे जो है आ जाएगा, यानी कि इसका मान जब व्यंजक का मान निकालेंगे तो 57 आ जाएगा। सॉल्व करके सभी मान रख दीजिए और सॉल्व कर लीजिए। अगला प्रश्न है 34 नंबर का। 34 नंबर में सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, आप लोग इसको भी सॉल्व कर लीजिएगा। इसमें कुछ करना नहीं है, इसमें क्या करना है जैसे NAMAN लिखा गया है, नमन पहला देखिए यहाँ पे नमन लिखा गया है, तो यहाँ पे 1 2 3 फिर 2 1 लिखा गया है। तो आप लोग इसी प्रकार से अगला भी करिए और देखिए कैसे बन रहा है। ठीक, चलिए समझ में नहीं आया। जैसे ये यम जो है ये मध्य का संख्या है, उसके बाद इसको यहाँ रिपीट कर दिया गया, इसको यहाँ रिपीट कर दिया। सेम ये 3 है, 3 तो यम है तो 2 इसको रिपीट कर दिया गया, यहाँ इसको रिपीट कर दिया गया। उसी प्रकार से यहाँ पे जो लिखा गया है ये निम्लेश, तो इसी को भी इसी प्रकार से आप लोग यहाँ रिपीट कर सकते हैं। करिए, सॉल्व करिए, समझ में आ गया होगा।
चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 35 नंबर का प्रश्न, इसमें सी ऑप्शन सही होगा, 84 यहाँ पे आगे आएगा। इसी के साथ अगला प्रश्न है, इसमें कुछ नहीं किया गया है। पहले वाले में जो है +10 जोड़ा गया, दूसरे वाले में +11 जोड़ा गया है, और तीसरे वाले में +12 जोड़ा गया, तीसरे वाले में +13, +14, +15, फिर लास्ट में जोड़ दिया जाएगा। नेक्स्ट है कंप्यूटर का प्रश्न, गूगल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो गूगल की स्थापना जो है ये 1998 में की गई थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी बिल्कुल सही ऑप्शन। और ये गूगल एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय सार्वजनिक कंपनी है जिसकी स्थापना 4 सितंबर 1998 में हुई थी। 4 सितंबर, या इसको भी याद कर लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। CRY-1 नामक कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर कब बना है? तो इसका निर्माण जो हुआ है वो 1976 में, ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही। नेक्स्ट है, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ एक्सेस करने के लिए यूज की जाने वाली माउस टेक्निकल जो टेक्निक है, कौन सी टेक्निक है वो? तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन, राइट क्लिक द्वारा इसको जो है इस टेक्निक को अपनाया जाता है। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ अगला प्रश्न है, कीबोर्ड में जो फंक्शन की होती है उनकी संख्या कितनी होती है? बहुत अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप लोग को मालूम है कि फंक्शन की संख्या कितनी होती है? तो यहाँ पे फंक्शन की बात करते हैं तो इसकी संख्या जो होती है वो 12 होती है। आज याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहला बिल्कुल सही ऑप्शन ए 12 होती है। ठीक है, F11 F1 से लेकर के F12 तक इसकी संख्या को दर्शाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है तो हार्ड कॉपी क्या है? तो हार्ड कॉपी क्या है? चलिए बी ऑप्शन बिल्कुल सही, एक प्रिंटेड आउटपुट है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। नेक्स्ट है, जीवन कौशल प्रबंधन एवं अभिवृद्धि का प्रश्न है। इसमें पहला क्वेश्चन, व्यावसायिक संगठनों में अपनी संस्था के किन तत्वों को रखा गया है या किन तत्वों को रखा है? ईमानदारी को, पारदर्शिता को, जवाबदेहिता को, या फिर ये सभी को? प्रश्न अच्छा है, कमेंट करके आप लोग बताइए फटाफट। चलिए, तो यहाँ पे ये सभी जो है इसको अपनी संस्था के यानी व्यावसायिक संगठनों में संस्था के अंतर्गत तत्वों को रखा गया है। डी बिल्कुल सही ऑप्शन। अगला प्रश्न आप लोग को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। इसमें एक आंतरिक बल जो प्रोत्साहित करता है कि व्यवहार परक प्रतिक्रिया के लिए बाध्य करता है एवं उस प्रक्रिया को विशिष्ट दिशा उपलब्ध कराता है, तो उसे क्या कहते हैं? जैसे अध्यावसाय कहते हैं, संवेग कहते हैं, वचनबद्धता कहते हैं, या फिर अभिप्रेरणा कहते हैं। 42 नंबर का प्रश्न है, कमेंट करके आप लोग को आंसर देना है। तो यहाँ पे उसको अभिप्रेरणा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। जो भी प्रोत्साहन देता है ये अभिप्रेरणा कहलाता है। अगला प्रश्न, एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? यदि आप एक शिक्षक के रूप में कार्यभार कर रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए बच्चे के प्रति? चलिए देखिए, ऑप्शन दिख रहा होगा, थोड़ा मालूम है कि थोड़ा दिखने में प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, एक प्रश्न की बात है। यहाँ पे ऑप्शन में पूछा गया है एक शिक्षक को क्या करना चाहिए या शिक्षक किस प्रकार से होना चाहिए। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। इसमें जब विद्यार्थी विचारों को संप्रेषित करने की कोशिश कर रहा हो तो उसे ठीक नहीं करना चाहिए, यानी कि उसे बोलने देना चाहिए, चाहे वो गलत बोल रहा हो चाहे सही बोल रहा हो, इस प्रकार से उसे बोलने देना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। ठीक, चलिए बहुत अच्छा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर इसमें है, अपेक्षिक शिक्षा के पुनर्निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? शिक्षक का है, प्रधानाध्यापक का है, छात्र का है, इन सभी का है? तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही है, सभी का है। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट, पुरस्कार के लाभ कौन से हैं? पुरस्कार के लाभ जो हैं उपरोक्त सभी हैं, जैसे शक्तियों द्वारा विश्वास उत्पन्न होता है, आनंद व प्रेरणा प्राप्त होती है, नियमित एवं कार्य व्यापरण कार्य होते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही। और नेक्स्ट प्रश्न 146 नंबर का प्रश्न, इसमें स्पेस के स्थान पर क्या भरना है और जिसको एक अभिप्रेरणा शिक्षण का संकेतक माना जाता है? तो यहाँ पे जो विद्यार्थी हैं, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछने को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत माना जाता है। ऑप्शन नंबर पहला है, इस प्रश्न का बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न है, इस प्रश्न का आंसर आप लोग को बताना है। चलिए बताइए फटाफट। जैसे भारत में नागरिकों के मूल कर्तव्यों का निवारण संविधान के किस भाग में दिया गया है? बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, बात करते हैं मूल कर्तव्यों की, तो ये संविधान निर्माण के समय इसका जो है कोई जिक्र नहीं था, लेकिन ये सरदार स्वर्ण सिंह की समिति के तहत 1976 में और 42वें संविधान संशोधन के तहत इसको जोड़ा गया और इसको जोड़ने के बाद 51 के का में रखा गया है, यानी कि ये अनुच्छेद है 51 का, लेकिन बात करते हैं अनुच्छेद भाग की, तो ये 4 के का में रखा गया है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही होगा।
ठीक, चलिए बहुत अच्छा था। अगला प्रश्न है संवैधानिक मूल्य कौन सा नहीं होता है? समानता नहीं है, बंधुत्व नहीं है, प्रेम नहीं है, स्वतंत्रता नहीं है। चलिए कमेंट करके बताइए फटाफट। बहुत अच्छे। 48 नंबर का प्रश्न है, तो यहाँ पे सी बिल्कुल, प्रेम जो है यह संवैधानिक मूल्य नहीं है, बाकी सभी हैं। ये समानता, बंधुत्व और स्वतंत्रता ये सभी आपके जो है प्रस्तावना में देखने के लिए मिलेगा, बट प्रेम नहीं मिलेगा। तो सी बिल्कुल सही ऑप्शन। अगला प्रश्न है, आपकी कक्षा में एक छात्र देर से आता है तो आप क्या करेंगे? यदि आप एक शिक्षक के रूप में कार्यभार देख रहे हैं या संभाल रहे हैं, तो यदि कोई बच्चा आपके कक्षा में या क्लास में देर से आने की चेष्टा करता है या दृष्टा करता है, तो आप उसको किस प्रकार से देखेंगे या क्या सोचेंगे उस विषय में? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सही होगा उससे बिल्कुल सही ऑप्शन। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि उसके देर से आने का कारण क्या है, यानी कि कारण जानने की चेष्टा करेंगे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन। और ये इस प्रैक्टिस सेट का आखिरी प्रश्न है, 50 नंबर का प्रश्न है। 50 नंबर का प्रश्न थोड़ा बड़ा है, पहले प्रश्न को हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए, एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है। कुछ विद्यार्थी एक साथ बैठते हैं और चर्चा करते हैं या सामूहिक गठन करते हैं, और कुछ बैठकर अपने आप पढ़ते हैं। एक अभिभावक को यह पसंद नहीं आता है। इस स्थिति में से निपटने के लिए कौन सा तरीका सबसे बेहतर हो सकता है? तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है, बताइए फटाफट कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस स्थिति से निपटने के लिए सबसे पहले अभिभावक हो या गार्जियन हो, उसको शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा या चर्चा करनी चाहिए, जिससे उसका समाधान निकाला जा सके। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का भी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इस प्रश्न को करने के बाद हम लोग 100 प्रश्नों को कवर कर चुके हैं। माफ़ कीजिए, 100 कह रहे हैं, 150 प्रश्नों को कवर कर चुके हैं। आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, और हमारा वीडियो कैसा लग रहा है ये भी अपनी राय ज़रूर बताएंगे। तो चलिए ऐसे ही बने रहिए। वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट कर लीजिए। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस में, तब तक के लिए थैंक यू।